हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी भी शेयर में डायरेक्ट बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करके लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाले हूँ कैम्स लिमिटेड के शेयर के बारे में, जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। तो बड़ी कंपनी है इंडिया के। आप लोग पहले तो एक नंबर 1 कंपनी थी, अभी भी नंबर 1 है। पहले सिर्फ एक ही कंपनी था, अब ये दूसरा कंपनी बन गया है। मतलब इसका एक कंपटीशन वाला कंपनी अभी मार्केट में लिस्टेड हुआ है। तो कैम्स का बिजनेस तो आप सब लोगों को पता है कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में काम करता है। जो हम लोग जो म्यूचुअल फंड जो बनाता है, हमारा जो केवाईसी है वो कैम्स के थ्रू ही होता है। और जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है उन लोगों का जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी कैम्स के थ्रू ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में अभी के हाल के सिचुएशन में। और इसका जो मेन कॉम्पिटिटिव है वो है कैफिन टेक्नोलॉजी, जो हाल ही में लिस्टेड हुई थी मार्केट में। और अभी इस वक्त इंडिया में सिर्फ 2 ही ये कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करता है। एक है कैम्स और दूसरा है के फिनटेक। तो ज़्यादा कंपटीशन है नहीं बिजनेस में। तो इस शेयर का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट इसी महीने में आया था। और रिज़ल्ट थोड़ा जो मतलब जो अप्रॉक्स से थोड़ा सा कम आया है। तो चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि रिज़ल्ट क्यों कम आया है और क्या प्रॉब्लम है शेयर के अंदर। तो तो चलिए यहाँ पे देखिए कैम्स ग्रोथ ट्रेंड अपवर्ड ऑन ओवरऑल AUM SIP रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए AUM ग्रोथ देखिए ओवरऑल दिसंबर 2022 में 27.8 ट्रिलियन थी, जो अभी बढ़कर 28.0 ट्रिलियन है। तो AUM ग्रोथ तो कंपनी का इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए न्यू SIP रजिस्ट्रेशन में भी देखिए 38 लाख थी अक्टूबर 2022 में, और जनवरी और मार्च तक यह आकर 14 लाख आ गया है। तो मोटामोटी 2 लाख न्यू SIP रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू देखिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है 111 करोड़ से 111 मिलियन से 124 मिलियन तक यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और NFO देखिए, NFO भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है कंपनी का। तो अगर हम लोग ओवरऑल बेसिक SIP रजिस्ट्रेशन देखिए और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखिए तो ओवरऑल वो सब इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मार्केट इंडस्ट्री एंड कैम्स AUM देखिए, AUM सर्विस बाय कैम्स देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 51% ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.7% ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इक्विटी AUM देखें तो यहाँ पे भी कैम्स का 18% ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे देखिए 0.8% ग्रोथ भी आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनफ्लो थ्रू SIP इंक्रीज बाय 5.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मतलब इनफ्लो जो है SIP थ्रू वो इंक्रीज हुआ है 5.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड 2.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनफ्लो भी इंक्रीज हुआ है SIP का। तो ओवरऑल जो SIP इन्फो है इंडिया में वो अभी इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। और बैड मार्केट सिचुएशन में भी SIP अभी तक इंडिया में स्टॉप नहीं हुआ है, अभी भी वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही चल रहा है। तो ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे क्वार्टर फॉर FY23 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर फॉर FY23। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम देखिए 124.1 मिलियन है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 8% का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% का आप लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए SIP बुक में देखिए SIP लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए SIP में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का ग्रोथ। ये SIP मीन्स मतलब कंपनी कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है, जो ओवरऑल जो कंपनी है, जैसे कि आप मान सकते हो जैसे कि वो SBI का म्यूचुअल फंड हो, एक्सिस का म्यूचुअल फंड हो, HDFC का म्यूचुअल फंड हो, सबका इसी कैम्प्स में रजिस्ट्रेशन है। तो मतलब सबका जो एवरेज है, मतलब सबके टोटल मिला के ये SIP बुक यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। और बाकी जो है बाकी जो कंपनी है जो कैम्प्स में लिस्टेड नहीं है, वो लोग केफिन टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस देखिए 101.9 मिलियन है,
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 60% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप लोगों को 5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो लाइव इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में भी आप लोगों को 11% और 3% का ग्रोथ रेस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है। और यूनिक इन्वेस्टर सर्विस में देखिए 12% और 4% का ग्रोथ रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है ये लोग FY23 मतलब ईयरली बेसिस का ग्रोथ अभी दिखा रहा है। तो ईयरली बेसिस में देखिए ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम में देखिए 12% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और SIP बुक में 18% का ग्रोथ, सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस में 23% का ग्रोथ, लाइव इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में 11% का और यूनिक इन्वेस्टर सर्विस में 12% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग हर फैक्टर देखोगे तो ये 5 फैक्टर यहाँ पे कंपनी के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। 500 के 500 फैक्टर में ही कंपनी का ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, मतलब जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ इंक्रीज होने का, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया है। प्रॉब्लम यही है। ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव में चला गया, निगेटिव में अभी तक गया नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी ना, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डाउनफॉल आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों का जो बिजनेस है, ये देखिए कैम्प्स फाइनेंस सर्विस भी इन लोगों के अंदर इसका भी बिजनेस होता है। और यहाँ पे देखिए कैम्प्स पेमेंट का भी बिजनेस होता है। तो यहाँ पे देखिए कैम्प्स पेमेंट का 50% मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में। और यहाँ पे देखिए 2 लाख प्लस UPI ऑटो प्ले है। और यहाँ पे देखिए 520 करोड़ प्लस वर्थ ऑफ UPI ट्रांजैक्शन अभी तक ये जो कैम्प्स पेमेंट है उन्होंने किया है। मतलब कैम्प्स पेमेंट का जो ब्रांच है उसकी तरफ से अभी तक 520 करोड़ प्लस का UPI ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ है। तो ये तो हो गई कंपनी का जो मतलब मेन ब्रांच है। ऐसा देखिए ये अभी देखिए कैम्प्स इंश्योरेंस भी है। मतलब ये जो कैम्प्स कंपनी है ये UPI ट्रांजैक्शन में भी काम करता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी सेक्टर में भी काम करता है और फाइनेंस सर्विस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करता है। और ये देखिए कैम्प्स कारा मीन्स जो KYC होता है ना, उसको जिस ब्रांच से KYC कंप्लीट किया जाता है उस ब्रांच को बोलता है CRA। तो इस तरीके से काम कर रहा है कंपनी अभी। और यहाँ पे देखिए CRA में पेंशन का भी काम होता है। यहाँ पे देखिए नेशनल पेंशन स्कीम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंशन का भी काम होता है CRA में। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू हाइलाइट्स में देखिए रेवेन्यू देखिए जो मेन फाइनेंशियल है वो देखिए अभी क्वार्टर फॉर FY23 में देखिए 2.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है और 23% QOQ बेसिस में ग्रोथ हुआ है। एसेट में भी देखिए एसेट बेस्ड रेवेन्यू में देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.3% का ग्रोथ है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो यहाँ पे गिरावट आप लोग को देखने को मिलेगा रेवेन्यू में। और नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू में भी देखिए 5% का ग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ आप लोग को देखने को मिलेगा और 5.3% का पॉजिटिव ग्रोथ आप लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए नॉन MF रेवेन्यू, मतलब जो म्यूचुअल फंड के बाहर का जो रेवेन्यू है इसको बोलते हैं नॉन MF रेवेन्यू। तो नॉन MF रेवेन्यू में भी आप लोगों को 7% का वृद्धि देखने को मिलेगा और 18.6% का वृद्धि आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का अगर हम लोग देखें तो एसेट बेस्ड रेवेन्यू में आप लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा और नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू में भी आप लोग को ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू है वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ये तीनों फैक्टर का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू में भी आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल हाईलाइट देखिए क्वार्टर फॉर FY23 का देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए बहुत घट चुका है अभी। तो यहाँ पे देखिए 2.6% का डाउनफॉल दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 0.9% का पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो EBITDA में आप लोगों को 2.6% का गिरावट देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वहाँ पे भी आप लोगों को 0.1% का ईयर ऑन ईयर में आप लोगों को निगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड 0.9% का ग्रोथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो खाली अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को छोड़े अगर तो EBITDA और PBT दोनों में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे भी आप लोग को 1% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पे देखने को मिलेगा एंड 1.2% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल EBITDA देखें और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें मतलब ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे आप लोगों को एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है।
तो अगर यहाँ पे देखिए रेवेन्यू हाईलाइट्स देखिए FY23, उसके पहले वाला जो थी वो थी Q4 FY23, ये है FY23, दैट मीन्स होल FY23 का। तो होल FY23 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को 6.8% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड एसेट बेस्ड रेवेन्यू में आप लोग को 7.3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। नॉन एसेट में आप लोग को 2.7% और नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू में आप लोग को 9.3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो तीनों फैक्टर में ही यहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ का अगर हम लोग फाइनेंशियल हाईलाइट देखें FY23 को, अगर FY22 से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पे भी आप लोग को 0.6% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा EBITDA में। अगर हम लोग PBT में देखें तो PBT में भी 0.5% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड PAT में भी आप लोग को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हाल ही में शेयर के प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुका है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रिजल्ट आया है। लेकिन ये बात भी आप लोगों को मानना पड़ेगा कि अभी तक SIP का जो इन्फ्लो है वो अभी तक खत्म नहीं है। लेकिन जो नई कस्टमर है और जो नई म्यूचुअल फंड का जो एक्विजिशन, मतलब नई म्यूचुअल फंड ओपनिंग जो है, वो अकाउंट ओपनिंग में बहुत गिरावट आई है। क्योंकि मार्केट जब डाउनफॉल होता है ना, तो बहुत सारे लोग मार्केट को छोड़कर निकल जाता है। इसीलिए आप लोग को जो नई म्यूचुअल फंड ओपनिंग या फिर नई KYC ओपनिंग में भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो SIP चल रहा है पहले से, उसमें आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स में देखिए क्वार्टरली देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए Q3 में 24,357 था, जो अभी इंक्रीज होकर 24,924 तक इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से कंपनी का अगर हम लोग PBT देखें तो PBT भी देखिए आप लोग एक कंसोलिडेटेड फेज में है। अभी भी आप लोग देखिए अभी भी अप ट्रेंड में नहीं है। आप लोग देखिए Q1 FY22 से लगातार वो कंसोलिडेटेड फेज में है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, एक फेज में नहीं है जैसे कि एक ही फेज में ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए EBITDA में भी देखिए आप लोग एक प्लान लाइन पे चल रहा है अभी, और पैट में देखिए तो पैट में भी आप लोग को प्लान लाइन में चल रहा है। मतलब अभी तक जो इंक्रीज होना चाहिए था उस तरीके से इंक्रीज अभी तक हुआ नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा शेयर प्राइस पे आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, और शेयर प्राइस भी अंडर प्रेशर चला गया है अभी। तो देखिए यहाँ पे PNL है, ये तो स्टैंड लॉन है, इसको देखिए कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड देखिए अभी FY23 और FY22 का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पे देखिए 6.8% का आप लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा FY23 में। अगर हम लोग रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन देखें एंड अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे आप लोग को 7.7% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में भी आप लोग को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी जितना बढ़ेगा एम्प्लॉय भी उतना हायर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को एम्प्लॉय में भी बेनिफिट को एक्सपेंस में भी आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है कंपनी का, और टोटल एक्सपेंस देखिए, टोटल एक्सपेंस में भी आप लोगों को यहाँ पे 13.6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसी कारण आप लोग को EBITDA में भी आप लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपेंस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर एक्सपेंस अगर 13% बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 50% तो बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कैम्स का जो रिजल्ट है, रिजल्ट में नेट प्रॉफिट उसी तरीके से नहीं बढ़ा, जिसके कारण आप लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयरली बेसिस हो, आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ये देखिए प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, यहाँ पे देखिए 0.8% का माइनस ग्रोथ आप लोग को दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब FY22 से FY23 में रिजल्ट घट चुका है। तो ये एक निगेटिव साइन है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे देखिए EPS में भी इसके कारण आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है मामूली से। तो देखिए रेवेन्यू प्रोफाइल देखिए Q4 FY24 में देखिए, और Q4 FY24 यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी, या फिर यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि अभी तो Q4 FY23 चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई मिसमैच हुआ है शायद। तो यहाँ पे देखिए नॉन म्यूचुअल फंड में देखिए, यहाँ पे देखिए 9.5% का रेवेन्यू है, रेवेन्यू थी जो 31 दिसंबर 2022 में। और इसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड नॉन एसेट बेस में देखिए, और अभी देखिए
मतलब MF एसेट बेस्ड, यहाँ पे देखिए कलर लिखा हुआ है नीचे, पहले ऊपर है, ये जो लेफ्ट में है ये है ब्लू कलर मीन्स नॉन म्यूचुअल फंड, और ये जो रेड कलर में है, रेड कलर मीन्स MF नॉन एसेट बेस्ड, एंड जो ये आप लोग ब्लैक कलर भी बोल सकते हो, इसका मतलब है MF एसेट बेस्ड, दैट मीन्स जो मेन म्यूचुअल फंड है उसको लेकर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो क्वार्ट 31 मार्च FY22 से और 31 मार्च FY23 को देखिए, ये 10% थे पहले नॉन म्यूचुअल फंड, जो अभी इंक्रीज होकर 11% हो गया है, और नॉन एसेट बेस्ड में भी 50% थी, जो अभी घटकर 13.9% हो गया है, और जो मेन म्यूचुअल फंड है वो 74.5% से 75.1% तक इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम लोग रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में भी आप लोग को 2.5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रोफाइल देखिए FY23 में भी आप लोगों को 75.9 से 76.2% तक इंक्रीज देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड में। तो अगर हम लोग रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे भी आप लोगों को 6.8% का इंक्रीज टर्न देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई कंपनी का एक बेसिक प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि कंपनी का जो रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो, वो कैसा है कंपनी का। तो मार्केट कैप देखिए 10,222 करोड़ का मार्केट कैप है। पी के हिसाब से अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन पे है। तो अगर हम लोग ROC देखें तो बहुत अच्छा है अभी कंपनी का, 50.7% का ROC है। डेब्ट देखिए ना कि बराबर है। सेल्स ग्रोथ देखिए 2 डिजिट में है, 11% का है। PEG रेशियो के हिसाब से भी कंपनी वैल्यूएशन पे है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए ना कि बराबर है। करंट रेशियो देखिए 4.34, दैट मीन्स डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम है कंपनी का। और क्विक रेशियो देखिए, क्विक रेशियो भी बहुत अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो ना कि बराबर है, क्योंकि इसी कंपनी का एसेट तो होता नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू देखिए मार्केट कैप से कम है, ये भी अच्छा साइन है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो देखिए CMP अपन FCF के हिसाब से भी कंपनी भी वैल्यूएशन पे चल रहा है। और फ्री कैश फ्लो देखिए 275 करोड़ का फ्री कैश फ्लो अभी भी कंपनी के पास है। तो अगर हम लोग ओवरऑल अगर रेशियो वाइज देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 39 के 35.9 के PE पे अभी चल रहा है कंपनी से, दैट मीन्स वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। तो अभी देखिए कंपनी जो मीडियन PE है 44.2, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी तक वो मतलब एक जो सही PE है वहाँ तक नहीं पहुँचा है अभी तक। और अगर PEG रेशियो देखें तो इसके हिसाब से भी कंपनी अभी भी वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो फाइनेंशियल में आप लोग को नहीं दिखा रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल तो देख कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो, देखिए कैश फ्लो पॉजिटिव में है कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए ओनली 12 डेज का है, ये भी अच्छा है। तो अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 19.92% का है। और FII का अगर होल्डिंग देखें तो अगर हम लोग तो वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखिए 32.7% से 35.00% तक इंक्रीज हो गया है जो FII का होल्डिंग है। और FII का होल्डिंग में से बड़ा नाम है वो भी है गोल्डमैन सैक्स का होल्डिंग है अभी भी इस कंपनी में। JP मॉर्गन का भी होल्डिंग है, और JP मॉर्गन वालों की होल्डिंग अभी इंक्रीज और ज़्यादा हुआ है। आप लोगों ने शायद JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स का नाम तो सुना होगा। तो इस तरीके के बड़े बड़े जो FII है उन लोगों का भी होल्डिंग है। और देखिए SBI का भी होल्डिंग था पहले, स्मॉल कैप का भी नहीं है। और इंडिया के बड़े बड़े जो DII है, DII का भी होल्डिंग इस कंपनी में अभी है। तो पब्लिक होल्डिंग अगर हम लोग देखिए तो पब्लिक होल्डिंग ना की बराबर ही है, 32.21%, बहुत कम है DII के होल्डिंग के मुकाबले। क्योंकि DII का जो मेजर होल्डिंग होता है वो 12% दिखा रहा है, लेकिन जो कैश होता है ना, वो कैश काफ़ी ज़्यादा होता है DII का। तो इसीलिए 32% DII का होल्डिंग से आप लोग कम ही मान सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई बेसिक फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। तो चलिए अभी एक बार इन लोगों का जो मतलब एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए चार्ट के हिसाब से अभी कंपनी डाउन ट्रेंड में है। आप लोग देखिए ये कंपनी का एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखिए 2000 के आसपास कंपनी ने पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद इसको ब्रेक किया था। तो अभी देखिए मार्च 2022 में यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट, और इसके बाद देखिए थर्ड टाइम सपोर्ट यहाँ पे लिया था। और सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कंपनी शायद इस ट्रेंड लाइन को
ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि अभी कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट आया है। दैट मीन्स कंपनी का निगेटिव ग्रोथ आया है अभी, और ऊपर से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक कंपनी इस ट्रेंड लाइन को मेरे हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को कंपनी होल्ड करेगा, लेकिन आई थिंक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक बड़ी मूवमेंट अभी आप लोगों को देखने को तो शायद ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट अभी अभी थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली आया है। लेकिन एक एडवांटेज अभी भी कंपनी का है, वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब इस सेक्टर का जो कॉम्पिटिटिव है, कंपनी का जो मेन कंपटीशन है वो है कैफीन टेक्नोलॉजीज का साथ। और जो कैफीन टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू है इस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ओनली 32% का है। बाकी 68% का जो रेवेन्यू है ना वो अकेला कैप्स का ही है, जिसके कारण आप लोग मान सकते हैं कि ये बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो इसी कारण मैं ये शेयर आप लोग के लिए एनालिसिस करने के लिए लेकर आया। अगर आप लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड हो तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग सुकून से रह सकते हो, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर कंपनी है और डिफ़ॉल्ट होने का चांस बहुत कम है ऐसी कंपनी का। लेकिन आगे आगे जाके ये कंपनी अगर फाइनेंशियल अगर अच्छा आया तो आगे जाकर आप लोग को शेयर प्राइस में भी इंक्रीज होता हुआ शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन कारण के हिसाब से वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है। तो कैसे लगे आप लोग को इस शेयर के एनालिसिस? अगर आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। तो अगर आप लोग को कोई नई टॉपिक की और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के कमेंट के अनुसार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।